तो फिर से स्वागत है अपना प्यारा सा चैनल लाइव केयर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का जो क्लास में पढ़ने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 20 के दांत जो कहानी है, जो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, 20 के दांत कहानी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए थे। तो आज का जो ये क्लास होगा 20 के दांत कहानी से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो इसी में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव और एक बार में ही ना आपको याद हो जाएगा। यानी एक बार अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा। और क्वेश्चन इतने अधिक है कि आप अंतिम समय तक जरूर देखिएगा। और हम अभी समय न गंवाते हुए वीडियो को क्या करते हैं, आगे की ओर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम क्या था? तो हम बताए थे, इनके पिताजी के भी नाम बताए थे, पंडित रामावतार शर्मा, और माता के नाम बताए थे रत्नावती शर्मा। तो आप देखिए ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको। तो माँ के नाम पूछ रहा है तो रत्नावती शर्मा देखिए कहाँ पर है, ये लीलावती है, कलावती है और ये रत्नावती। ये हो जाएगा आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का, इनमें सभी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये बी हो जाएगा। उसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो हम बताए थे कहानी में मोटर कार को खतरा हो सकता था तो सेन साहब के जो लड़का खोखा था उससे हो सकता था। और इसमें भी प्रश्न किया जा सकता है कि सेन साहब के मोटर कार को खतरा किससे नहीं हो सकता था? तो उनके लड़कियों से ये खतरा नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर पूछा गया है कि खतरा हो सकता था तो ड्राइवर से, मदन से या खोखा से। तो यानी ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। प्रश्न आगे देखते हैं, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? एक और प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है बच्चा बच्ची। देखिए किस भाषा का शब्द है, तमिल का नहीं है, भोजपुरी नहीं है, हिंदी भी नहीं है, ये है बांग्ला का। यानी सी नंबर ऑप्शन। अर्थ भी आपसे पूछा, अगर पूछ दिया जाए तो क्या आपको बताना है कि बच्चा और बच्ची। इसी के साथ प्रश्न नंबर 5 नंबर, ऐसे लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यहाँ पर कहानी जब पढ़े हुए थे तो बताए थे कि इस कहानी में नसेन साहब ने गीधालाल के बेटे मदन को कहे हुए थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पात्र ने कहा है तो यहाँ पर कौन है? सेन साहब। सेन साहब की धर्म पत्नी नहीं, गीधालाल नहीं, सेन साहब। और ये भी सोफर भी नहीं होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। खोखा खोखी का अर्थ होगा, अभी बताए हैं क्या हो जाएगा, बच्चा बच्ची। उसके बाद प्रश्न आगे देखिए, खोखा का क्या नाम है? यानी खोखा का जो दूसरा नाम था ना, खोखा का अगला जो नाम था वो था कासू। कासू देखिए ऑप्शन में कीसू है, नहीं होगा, कुसू है, नहीं होगा, कासू। यानी सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर आगे देखिए, 20 के दांत कैसी कहानी है? बताइए जरा इस प्रश्न का आप कमेंट में कि इसका क्या आंसर हो जाएगा। यानी सामाजिक पाठ्यपुस्तक समाधान, ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। बताइए सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, डॉक्टर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा बिजनेसमैन या इंजीनियर या अभियंता भी आपका ऑप्शन दे सकता है। अगला है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? यानी मदन को अक्सर कौन पीटा करता था? तो ये था उनके पिता। मदन को अक्सर कौन पीटता था? यानी अक्सर जो पिटाता था किससे पिटाता था? तो वो अपने पिताजी से पिटाता था, यानी गिरधालाल से। तो ऑप्शन में गिरधालाल होगा या तो पिताजी होगा। ऑप्शन देख लीजिए, माता है, सेन साहब है, खोखा है, पिताजी है। यानी जो सही आंसर हो जाएगा ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर है,
नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम, अभी हम बताए रामावतार पंडित रामावतार शर्मा, यानी पहला ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी जो 3 ऑप्शन हो जाएगा ये गलत है। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई जब गीधालाल के बेटे ने मदन सोफर के साथ क्या किया था, ये आपस में झड़प किया था, तो उसी के बाद ना सेन साहब ने क्या किए थे, ये गीधालाल को बहुत फटकार लगाए थे। तक कि यहाँ पर है किसे फटकार लगाया गया, तो गीधालाल को, यानी फर्स्ट ही ऑप्शन क्या है, सही है। बाकी 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे है, कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था, यानी जो खोखा है ना वो मदन के साथ किस खेल में, तो वहाँ पर खेल की बात हुआ तो लट्टू खेलने का, और वही लट्टू खेलने के झगड़े में क्या किया था, ये मदन ने कासू के 2 दांत भी तोड़े हुए थे। तो देखिए कौन सा खेल, फुटबॉल नहीं, हॉकी नहीं, बैडमिंटन नहीं, क्या हो जाएगा, लट्टू खेल में हो जाएगा। ये सही ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो अगला है, मदन की उम्र क्या थी, इसका प्रश्न का जवाब आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा। 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल, 9-10 साल, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, यानी 5-6 साल के मदन का उम्र था। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, मदन किसका पुत्र था, सेन साहब का, गिरधर का, सोफर का और सिंह साहब का। बताइए जवाब में, जो ये मदन है, मदन के पिताजी का नाम क्या होगा, यानी किसका पुत्र है था, तो बताइए किसका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर जो आगे है, कहते हैं ना यहाँ, जो पढ़ाई आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहो तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी क्या होगी, ताकत बन जाएगी। अभी से आपके पास जितने समय बचे हुए हैं, अगर ये दर्द यानी ये कष्ट से आप अपने बचे हुए समय को पढ़ाई में अगर आप मन लगाते हैं, तो आने वाला जो जब 10वीं की जब आप परीक्षा दीजिएगा, जो रिजल्ट बनेगा वो आपको क्या होगा, एक ताकतवर बना देगा कि आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कम से कम भी अगर आप रिजल्ट बनाइए तो 450 प्लस बनाइए। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुई, बताए थे हम 18 फरवरी 1916 ईस्वी को, 1916 ईस्वी को। तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ पर है, 18 फरवरी, ये नहीं होगा, ये यानी बी नंबर ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी ये सब क्या है, गलत है। यानी उसके बाद प्रश्न नंबर 17 नंबर में, नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961, 14 सितंबर 1961, 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। मृत्यु बताइए कब हुआ था, तो इनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ, तो ये इनका जो जन्म हुआ था पटना के बद्दरघाट में। तो ऑप्शन आप देख लीजिए कहाँ पर ये लिखा हुआ है, गांधी घाट पटना गलत, कृष्णा घाट गलत, बद्दरघाट यानी सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देखते हैं, दृष्टिकोण किनकी रचना है, रामावतार शर्मा, नलिन बिलोचन शर्मा, मोहन राकेश प्रेमचंद्र, ये हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा के, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 नंबर है, लड़कियां क्या है, कठपुतली है, किसे इस बात पर गर्व है, यानी कठपुतली कहने का मतलब बड़ी लड़कियां सुशील है, शांत है। तो इसमें देखिए इस बात को लेकर न किसको गर्व है, तो भाई बहन को नहीं, ये गलत हो जाएगा। चाचा चाची को ये भी गलत हो जाएगा, मामा मामी को ये भी गलत हो जाएगा, माता पिता को इन पर क्या है, बड़े ही गर्व है, यानी आपका हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, तो कबूतर, हंस, बत्तख और मछली। बताइए इसका जवाब क्या होगा, ये प्रश्न आपके लिए है, बताइए क्या जवाब होगा। कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया, कबूतर, हंस, बत्तख और मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर है 22 नंबर जो प्रश्न है, 22 नंबर जो प्रश्न मेरा है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था,
यानी किसके अनुसार न सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल लिए थे। तो लड़कियों को तो कठपुतली कहा गया है, और जो बेटा जो खोखा था ना, जो इनका जन्म क्या हुआ था सबसे अंत में और जीवन के साथ साथ होना, वो घर के मामले में भी अपवाद था। तो देख लीजिए, बेटियों के अनुसार गलत, खोखा के अनुसार, तो यहाँ बी नंबर ही ऑप्शन क्या हो रहा है, सही आ रहा है। मदन के अनुसार गलत, गिरधर के अनुसार गलत, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 23 नंबर है, सेन साहब की कितनी लड़कियों थी, यानी कितनी लड़कियां थी। तो देखिए 3 है, 5, 6 है, 5 है, 4 है, बताइए। हम बताए थे आपको सेन साहब के 5 लड़कियां का नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। तो कितना हुआ, 5 हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा ऑप्शन है। यानी ये जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी नंबर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला है, सोफर का अर्थ होता है। सोफर का अर्थ हम लोग बताए थे पहले ही, जब शुरू में जब पढ़े हुए थे कहानी को तब। तो इसका जो अर्थ होता है वो ड्राइवर होता है। ये सब बाकी जो ऑप्शन है ये गलत है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 25 नंबर है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले। तो लट्टू खेलने के समय दांत तोड़े हुए थे, उसी समय विवाद हुआ था, तो 2 दांत तोड़ने की बात किया गया था। तो देखिए 3 गलत, 1 गलत और ये 4 गलत, यानी 2 क्या है, सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 26 नंबर है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। यानी इसके लेखक के नाम पूछ रहा है। तो लेखक के नाम क्या है, मोहन राकेश गलत, कमलेश्वर ये भी गलत, प्रेमचंद ये भी गलत, नलिनी बिलोचन शर्मा ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला है, गीधालाल कौन है, कासू के पिता गलत, मदन के पिता ये भी, मदन के पिता यही सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है 28 नंबर है, किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। अभी बताएं पीछे वाले क्वेश्चन में था कि खतरा हो सकता है तो खोखा से, और खतरा नहीं हो सकता है तो किससे, लड़कियों से। तो ऑप्शन में देख लीजिए, खोखा से गलत, मदन से गलत, पड़ोसी के बच्चों से गलत, नहीं खतरा हो सकता है तो सेन साहब की पुत्रियों से, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। बताइए किस रंग की थी, कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और आपको बताया भी गया है कि सेन साहब की मोटर गाड़ी जो थी वो कौन सी रंग की थी। तो बताइए, लाल है, सफ़ेद है, आसमानी है और काली है, यानी क्या हो जाएगा सही आंसर, काली है, ब्लैक रंग की थी। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर, अगला प्रश्न नंबर देखते हैं, खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था। लोहार है, पेंटर है, दर्जी है, बढ़ई है। तो ये 2-2.5 घंटे के लिए ये बढ़ई आते थे। प्रश्न नंबर अगला, मदन किससे उलझ रहा था, यानी मदन किससे उलझ रहा था। तो सोफर से, ड्राइवर से, कासू से, इनमें कोई नहीं। सोफर जो उलझ रहा था वो था ड्राइवर से, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। मिलर स्कूल में, जीडी पाटलिपुत्र विद्यालय में, पटना हाई स्कूल में और पटना कॉलेजिएट स्कूल में। तो इनका जो पढ़ाई हुआ है पटना के कॉलेजिएट स्कूल में हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देख लीजिए आप। अगला प्रश्न नंबर जो है, 20 के दांत कहानी कहाँ से ली गई है। 20 के दांत कहानी जो ये है कहाँ से ली गई है। तो बताइए कहाँ से ली गई थी। हम आपको ये बताए हुए थे। तो ये लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियों संग्रह से लिया गया है, यानी जो ऑप्शन हो जाएगा ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे है, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते हैं। संत जोसेफ किंडरगार्टन स्कूल, संत जॉन और लोयला स्कूल, यानी जो था वो स्कूल के नाम हुआ था ये किंडरगार्टन स्कूल, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर है, लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए। लेखक ने एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स किस विश्वविद्यालय से किए।
ये है रांची विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इनका जो सही आंसर हो जाएगा पटना विश्वविद्यालय से। उसके बाद प्रश्न इसके बाद सब्जेक्टिव आ रहा है। तो सब्जेक्टिव पढ़ने से पहले आपके लिए ऑब्जेक्टिव हम लोग 35 कराए हैं ऑब्जेक्टिव, और 35 के बाद हम एक दो प्रश्न हम क्या करते हैं आपके लिए रखते हैं, यानी होमवर्क के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो सेन साहब की जो मोटर कार है ना, मोटर कार कितने रुपए का था, दाम बताना। जो नई मोटर कार खरीदे हुए थे वो कितने रुपए का था। और दूसरा का सेन साहब के 5 लड़कियों का नाम बताना है, नाम बताना है, और उस नाम में बताना है कि सबसे बड़ी वाली लड़की का नाम क्या है। ये 2 प्रश्न आपका होमवर्क हो जाएगा। इसमें आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये कितने रुपए का है, और 5 लड़की का नाम बताना है, और नाम के साथ सबसे बड़ी वाली लड़की का भी नाम बताना है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसी में ना सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो को ना आपको देखने के बाद ना इससे जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ज़रूर आप अंत तक बने रहिएगा। और लगे कि चाहे कहीं पर हमको कुछ प्रश्न, यानी हम तो कहेंगे आप एक एक प्रश्न सब्जेक्टिव जो होगा आप अपने कॉपी में क्या कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ताकि लिखने के समय भी आपको ना बहुत क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो आते हैं सब्जेक्टिव का पहला प्रश्न लेकर। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो हम आपको बताए थे खोखा जीवन के साथ साथ घर के मामलों में भी अपवाद था, और वह एक अमीर घर के लड़का था। तो यहाँ पर बताए हैं कि खोखा जीवन के नियम और घर के नियमों के मामले में अपवाद था। और इसमें अगर जोड़ना होगा, जितना प्रश्न किया है उतना ही जवाब देंगे। अगर आपको इसमें थोड़ा और जोड़ना है तो लिख सकते हैं खोखा एक अमीर घर का लड़का था, एक लाइन और बढ़ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो है अगला प्रश्न है, सेन दंपत्ति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी कैसी शिक्षा तय की थी। तो सेन दंपति में कैसा संभावना दिख रहा था, इंजीनियर बनने की संभावना है। तो देखिए इसका आंसर, सेन दंपति अपने खोखा बेटे का व्यवहार से एवं उसके तोड़ फोड़ की हरकतों से इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे। उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उसकी शिक्षा के लिए बढ़ई मिस्त्री को बुलवाकर ठोक ठाक सिखाने के लिए तय किया था। उसके बाद प्रश्न नंबर अगला हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी ड्राइवर के बीच का जो झगड़ा था ना वो तो गाड़ी छूने को लेकर था। यानी जो मदन था वो गाड़ी को छूना चाहता था और ड्राइवर के द्वारा मना किया जाता, इसीलिए दोनों के बीच में क्या हुआ था, विवाद हुआ था। तो हम लोग देखते हैं इसका आंसर, मदन और ड्राइवर के बीच का विवाद के माध्यम से कहानीकार यह बताना चाहता है कि जनसाधारण भी वैसा ही बन जाता है जैसा कि उसकी संगति होती है। ड्राइवर सेन साहब का नमक खाता है, इसलिए सेन साहब के बेटे की बदमाशी की ओर नज़र अंदाज कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि सेन साहब जो है कि जो ड्राइवर है ना उसी के यहाँ नौकरी करता है, उसी के घर के यहाँ खाना खाता है, तो अपने आप को भी वो क्या समझता है, थोड़ा से उच्च वर्ग के लोग समझता है, और उसी के यहाँ नमक खाता है। तो उसका बेटा जो गलती किया है उसके बेटा की गलती को नज़रअंदाज करता है, और दूसरे परिवार के यानी मदन जो अगर गलती करता है तो उसके साथ उलझ रहा है। उसके आगे, लेकिन एक दूसरा बच्चा को यदि गाड़ी छूने की ललक हो तो उसको धकेल दिया जाता है, उल्टे उस पर गलत आरोप लगा देता है। यानी ड्राइवर के द्वारा उसको धक्का भी दे दिया जाता है, इतना ही नहीं उसके पैरों घुटनों से खून भी बहा देता है, और उल्टे उस पर क्या कर देता है, आरोप भी लगा देता है। यही कहानीकार क्या कहना चाहते हैं, ड्राइवर और मदन के विवादों के बीच बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न नंबर है, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो है, सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग के अनुसार भेदभाव किया जा रहा था। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि
उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। यानी घर में ना लड़कियों के लिए क्या था, अलग नियम था, और उनके बेटा जो खोखा था यानी जो कासू था, कासू के लिए अलग नियम था। ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 नंबर था। उसके बाद प्रश्न देखते हैं, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, तो वही लट्टू खेलने के कारण था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर है कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रसंग के द्वारा लेखक यह बताना चाहता है कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। यानी कहानीकार का कहना है कि जो झोपड़ी वाले परिवार के लोग हैं, यानी जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो अपने अपमान के भी बदला क्या कर सकता है, ले सकता है, जैसा कि मदन ने क्या किया, लिया है। आगे भी दिए हुए हैं, जैसा कि मदन ने कासू के दो दांत तोड़ कर लिया। यानी मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ के क्या किया, इसका अपने अपमान का बदला ले लिया। उसके बाद आपका जो प्रश्न नंबर हो जाएगा, आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आपको याद करने में और सुविधा होगा। उसके बाद अगले नंबर जो प्रश्न है, आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का, आपकी दृष्टि में 20 के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। आप भी बताइए कि आपके दृष्टि में ना इस कहानी के असली नायक कौन होगा, मदन होगा या कासू होगा। तो यहाँ पर हम लिखे हैं, मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक कौन है, मदन है, क्योंकि मदन ने इस कहानी को और रोमांचक बनाया हुआ था, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब से बिना डरे उसके ड्राइवर से उलझ जाता है और उसके बेटे के 2 दांत भी तोड़ देता है। यानी मदन एक गरीब परिवार के लड़का है और वह गरीब और अमीर में इतना फ़र्क नहीं जानता है, जिसके कारण वो सेन साहब से भी और उसके ड्राइवर से भी क्या होता है, एकदम सीना तान के बात करता है। और इतना ही नहीं, उनके बेटे, सेन साहब के बेटे के यानी खोखा को भी वो 2 दांत तोड़ देता है। तो ये हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न जो हो जाएगा, प्रश्न नंबर जो अगला प्रश्न है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं। सही बात है। झोपड़ी और महल वालों की लड़ाई में, गरीब और अमीरों की लड़ाई में अक्सर महल वाले यानी अमीर परिवार के लोग ही जीतते हैं। लेकिन इस कहानी में उल्टा हुआ है। इस कहानी में झोपड़ी वाले के ही बच्चे जीत गए हैं। यहाँ दिए हुए आगे, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेखक के इस कथन को कहानी से एक उदाहरण देकर पुष्ट कीजिए। तो इसका जवाब जो हो जाएगा, जवाब हम लोग पढ़ते हैं अब क्या है। यानी कहते हैं गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या करते हैं, अपने ही खिलाफ क्या करते हैं, अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, गरीब परिवार हार जाते हैं और अमीर लोग जीत जाते हैं। तो कहानीकार ना इसमें क्या बताना चाहते हैं उसे देखते हैं। यहाँ पर है, महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई, अर्थात यानी एक महल और एक दूसर का झोपड़ी। कासू और मदन की लड़ाई में अक्सर अन्य मित्रों ने कासू की मदद नहीं की और परिणाम कासू यानी महल वाला हार जाता है। यानी जो लट्टू जो खेल रहा था उसमें ना अन्य जो बच्चा था उन्होंने कासू का क्या किया, मदद नहीं किया, जिसके कारण कासू क्या हो जाता है, हार जाता है। यदि मदन के मित्र बालक कासू को मदद करता तो कासू ही जीतता। यानी अगर उनके मित्र भी अगर ये कासू का अगर मदद किया होता तो कासू भी जीतता। पराया यही देखा जाता है कि झोपड़ी में रहने वाले लोग अपने ही खिलाफ आवाज़ लगाते हैं। यानी अक्सर झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति
अपने ही लोगों के खिलाफ क्या करते हैं, आवाज़ लगाते हैं, जिसका परिणाम होता है, जिसका रिजल्ट होता है झोपड़ी वाला पराजित हो जाता है। यानी अंत में झोपड़ी वाला के क्या हो जाता है, हार हो जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, अगला नंबर प्रश्न है, रोज रोज अपने बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर उसे दंडित करने की बजाय अपनी छाती से क्यों लगा लेता है। यानी ना गिरधर लाल जो थे, जो इनके फैक्ट्री के किरानी थे, ये अक्सर अपने बेटे मदन के छोटे छोटे गलतियों पर क्या करते थे, पीटा करते थे। लेकिन एक दिन की बात हुआ कि वो अपने बेटे को न पीटकर अपने बेटे को न सीने से लगा लिए, छाती से लगा लिया। क्यों लगा लिए, इसे जानते हैं। तो यहाँ पर देखे हैं कि रोज रोज बेटे मदन की पिटाई करने वाला गिरधर मदन द्वारा कासू की पिटाई करने पर दंडित नहीं किया, बल्कि उसको अपने छाती से लगा लिया, क्योंकि सेन साहब ने गिरधर को बेवजह नौकरी से निकाला। अब बताइए ये कहाँ तक सही है। लड़ाई है बच्चों का और इसमें इनके गार्जियन क्या करते हैं, गिरधर लाल को अपने फैक्ट्री से निकाल देते हैं। फैक्ट्री से ही नहीं निकालते हैं, उनके जो एक रूम दिया गया था वो रूम भी उनसे छीन लिया जाता है। बच्चे की लड़ाई में गार्जियन आ गए। तो यहाँ पर देखा जाए तो सज़ा तो किसको मिलना चाहिए, यानी सेन साहब को मिलना चाहिए, लेकिन उल्टे मिल रहा है किसको, गिरधर लाल को मिल रहा है। आगे है, घर खाली करने का आदेश दिया, जो गिरधर लाल के साथ अन्याय था, गलती कासू ने किया, दंड कासू को मिलना चाहिए। यानी बच्चा गलती किया तो बच्चे को मिलना चाहिए। सेन साहब ने गिरधर के साथ जो अन्याय किया उसके दंड सेन साहब को मिलना चाहिए था। गिरधर सेन साहब को दंडित कर सकता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। गिरधर लाल भी दंड दे सकता था, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। लेकिन उसके बेटा मदन कासू को दंडित कर उचित कार्य किया। यानी जो काम ना उनके पिताजी से नहीं हुआ, वह काम उसके बेटा ने कर दिखाया। उसी बात को आगे है, इसलिए वह अपने बेटे मदन को छाती से लगाकर उचित कार्य के लिए चावस कहता है और खुशी जाहिर करता है। यानी न उस समय जब छाती से लगा था तो मदन को न ऐसा लगा कि शायद इतना प्यार हमें न पिताजी कभी नहीं किए, उतना प्यार उनको छाती से लगा कर किए हुए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर आगे देख लेते हैं, सप्रसंग व्याख्या करें। एक प्रश्न सप्रसंग व्याख्या करने से आपको 5 नंबर में आता है। तो ऐसा सप्रसंग व्याख्या करने वाला प्रश्न को आपको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है, चाहे जो भी चैप्टर से आए। हम प्रत्येक चैप्टर को क्या करेंगे, जब भी पढ़ाएंगे तो उसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव हम सभी चैप्टर का कराएंगे। तो ये देखते हैं इनका क नंबर जो है, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। जब व्याख्या करने की बात करेगा तो आपको ये इतना लाइन लिखना होगा, जैसे प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। इतना आपको लिखना है। जब भी व्याख्या करने की बात करेगा तो आपको प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया, जिसके रचनाकार या रचनाकार कौन हो जाएंगे, ये नलिन बिलोचन शर्मा। यह कहानी सेन साहब के 5 लड़कियां अत्यंत सुशील, सब और अनुशासित है। इसी पर कहते हैं कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां है और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है। इस तरह ये हो जाएगा इसका व्याख्या का आंसर। आपको व्याख्या करने वाले प्रश्न में ज़रूर आप इतना ये लाइन जो ऊपर का है ये ज़रूर लिखिएगा।
प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया, जिसके कहानीकार या रचनाकार नलिन बिलोचन शर्मा है। इसमें या कहानी में सेन साहब कहते हैं, ऐसे कहकर फिर इसका जवाब देंगे। उसके बाद अगला ख नंबर है, खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। इसमें भी हम शुरू में लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2, ये हम इस क्वेश्चन में भी ऊपर लिख सकते हैं। तो यह कहानी सेन दंपति के लाड प्यार से बिगड़ा हुआ एकमात्र पुत्र यानी खोखा के पक्ष में कहा है, जिसे सेन दंपति इंजीनियर, जिसमें सेन साहब ने अपने बेटे को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, जिसका कारण था कि खोखा तोड़ फोड़ में अधिक आनंद पाता था। इसलिए खोखा के दुर्लित स्वभाव के अनुसार ही सेनों ने सिद्धांत को भी बदल लिया था। ये हो जाएगा इस तरह, ख नंबर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद और भी इसमें प्रश्न है, आप जाइए कहीं मत, पूरे वीडियो को देख कर ही जाइए। और अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कि ताकि इस पर जो भी वीडियो, जो भी विषय का अगर वीडियो आता है तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उससे आप अपना तैयारी और बेहतर बना सके। उसके बाद प्रश्न नंबर जो इसका ग नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इसमें भी है प्रस्तुत पंक्ति या पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक कहानी से लिया गया है, जिसके कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा है। कहानी प्रसंग में जब मदन सेन साहब की गाड़ी छूना चाह रहा था, तब ड्राइवर यानी शोफर और मदन की माँ में बहस होने लगा, और बहस सुनकर सेन साहब घर से निकलकर मदन की माँ को मदन को ले जाने के लिए कह ही दिया। इससे उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो यानी सेन साहब ने उसके माँ को कह दिया कि मदन को लेकर चले जाओ। अगर लेकर चल भी जाने के बाद भी ना सेन साहब को अगर उनका गुस्सा अगर शांत नहीं हुआ, तो उसके बाद भी सेन साहब ने उनके पिता से यानी गिरधर लाल से शिकायत की है। आगे देखिए यहाँ पर है, मदन के पिता गिरधर लाल को बुलवा कर कहा, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है, गाड़ी भी गंदा किया, साथ साथ ड्राइवर को भी मारने दौड़ा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। इस तरह ये प्रश्न नंबर ग हो जाएगा। इस तरह ये ग नंबर प्रश्न का जवाब हो जाएगा। उसके बाद और आगे देखते हैं क्या है आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न जो हो जाएगा, हंस कौओं की जमात में हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। तो फिर यहाँ पर यह भी व्याख्या ही करना है, तो आपको प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के गद्य खंड के 20 के दांत शीर्षक का पाठ से ली गई है। यह कहानी नलिन बिलोचन शर्मा जी के रचना का है। कहानी के संदर्भ में मदन गली के बच्चों यानी गली के कुछ जो अवरे लड़के थे उनके साथ बच्चों के साथ लट्टू नचा रहा है। सेन साहब का खोखा भी वहां आ गया, उसका भी मन लट्टू को नचाने के लिए मन है। यानी वो भी सेन साहब के जो बेटा खोखा है वो भी पहुंच जाता है और बड़े रूप से कहता है कि हमें भी क्या करना है, ऐसे लट्टू नचाना है। तो बताओ ज़बरदस्ती कहीं है क्या? वो भी प्यार से नहीं, ज़बरदस्ती खेलने की बात किया। यहाँ पर कहानीकार ने कासू को हंस
और मदन सहित साथियों को कौओं की झुंड की उपमा देकर व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा। यानी कहने का मतलब हंस जो है वो खोखा के लिए आया, हंस जो आया वो खोखा के लिए आया, और यहाँ पर कौवा जो आया जो लट्टू खेलने वाले जितने भी बच्चे थे उन बच्चों के लिए हो जाएगा। बच्चों कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा किसके लिए, ये मदन के लिए हो जाएगा। उसके बाद में है आगे व्यंग्यात्मक दृष्टि से कहा हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। उसके बाद प्रश्न नंबर, यही लास्ट प्रश्न था। तो बच्चों बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो ऑब्जेक्टिव से लेकर और सब्जेक्टिव तक सभी प्रश्न आपको समझ में आया है, समझ में आने के बाद अगर आपको इससे लगता है कि हमको ना इससे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो ज़रूर आप अंत में यही कहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कीजिए